ओके, अब देखिए दूसरा बी नंबर पॉइंट हमने क्या लिखा, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, इम्पार्टिबल एस्टेट। देन नेक्स्ट आपका है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कमा कंपनी एटसेट्रा हु इज अलॉटेड अ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है। अच्छा, आपको पता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी सर। हाँ, यस सर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, वो अपने मेंबर को बेनिफिट देने के लिए बल्क में एक जमीन खरीदती है और उस जमीन पे घर बनाती है, और घर बनाकर उसके जो जो मेंबर होते हैं उसको एक एक घर अलॉट कर देती है। ऐसे बहुत सारी सोसाइटी मार्केट में है। क्यों है पहले वो समझो। अब अगर आप आज एक इंडिविजुअल आदमी अगर जाएगा अगर एक घर बनाने के लिए, तो सबसे पहले उसको लैंड बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि उसको छोटा सा जमीन चाहिए, 2 4 5 डिसमिल उसको घर बनाने के लिए जगह चाहिए। तो छोटी सी जमीन लेगा, कमती लेगा, महंगी मिलेगी। दूसरा, लीगल कार्रवाई उसको सब पता नहीं है कि भैया कहाँ पर मेरे को पेपर देना है, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है, कि किसके पास जाऊं, कौन सा वकील के पास जाऊं, उसको पता नहीं है, हैरानी होगी। और अगर वो किसी वकील के चक्कर में अगर पड़ जाता है तो वकील उसे ज्यादा फीस चार्ज करेगा। फिर दूसरा, अगर वो खुद का एक घर अगर बनाने जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि एक घर बनाएगा, आइटम मतलब क्वांटिटी में कम कम आइटम लेगा, तो उसको घर का जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा पड़ेगा। फिर उसको जब घर बन रहा है तब उसको पूरा जाके दिन रात घर का पूरा बनने का काम को मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए फिजिबल नहीं है, तो फिर उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, अब ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, जो ऐसे ही बहुत सारे लोग को उन्होंने खोजा कि जो घर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वे लोग आपस में आगे आए और वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर क्या किया कि बल्क में बड़ा लेवल पे उन्होंने क्या खरीदा, जमीन को खरीदा। ठीक है, क्योंकि बड़ा लेवल पे अगर आप जमीन खरीदोगे तो सस्ता मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करोगे लैंड खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल OLX पे आप सर्च कीजिए, अगर आप 2 4 5 डिसमिल अगर जमीन खरीदेंगे तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपए डिसमिल करके मिलेगा। लेकिन अगर आप एकड़ एकड़ मतलब 100 100 डिसमिल जमीन एक साथ खरीदते हो, 1 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़, तो भैया वो जमीन का रेट ना जो 2 लाख डिसमिल है वो गिरकर 20,000 रुपए डिसमिल हो जाता है। इतना सस्ता हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे 8 10 15 20 100 50 लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग आपस में अपना सारा पैसा एक जगह कॉमन पूल कर देते हैं। और फिर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बड़े खुद के नाम पे एक जमीन खरीदती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अगेन एक अलग से पर्सन है, याद आएगा आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन, वहां पर AJP आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन अलग से क्या है, एक पर्सन। तो सिमिलरली हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बन जाती है तो वो भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी। वो क्या करती है, बड़े लेवल पे जमीन खरीदती है तो सस्ते में उसको जमीन मिल गया, प्लस बल्क बल्क में जब 100 100 घर बनाएंगे तो भैया आइटम जब जहां से खरीदेंगे, चाहे वो स्टोन चिप्स हो चाहे सीमेंट हो, तो भी उसको कम रेट में मिलेगा। प्लस अब एक ही एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा, अब बाकी 100 100 घर के लिए 100 एडवोकेट को हायर नहीं करना पड़ेगा। प्लस अब जो 100 100 घर बन रहे हैं, अब उस 100 घर को एक साथ मॉनिटर कर लो कि भैया घर कितना बना क्या नहीं बना, तो जो मेंबर लोग हैं उनका समय बचा। तो ये, और उसके बाद जब घर सारा बन जाता है तो मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, सारा का सारा प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है। कैसे, जमीन किसने खरीदा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सामान किसने खरीदा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, खर्चा जो भी हुआ घर बनाने का किसने पेमेंट किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो लीगल ओनर कौन हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नो डाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ लीगल ओनर, बट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस मकसद से बनाई गई थी, अपने ही मेंबर लोग को एक एक घर अलॉट करने के लिए। तो जब घर बन जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, वो हर एक एक मेंबर को एक एक घर अलॉट कर देती है। तो इससे क्या हो गया, इवन दो इन एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी का पेपर है उसके ऊपर वो इंडिविजुअल मेंबर इज नॉट द ओनर, बट ही इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, मान लिया गया कि वो घर उसी का ही है। क्योंकि भैया एक इंटेंशन भी तो पता चल रहा है ना, फैक्ट भी पता चल रहा है कि अगर वो इंसान अगर उस घर में रह रहा है तो वही उसका मालिक है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और जो एग्जांपल मैंने आपको बताया आप उस एग्जांपल को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे।
अच्छा ये पॉइंट, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, इसका मतलब को मुझे बताएगा? एक घर का दो मालिक जैसे। ऑब्वियसली मान लो कि अगर एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, दिस इज द एंटायर प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मेरा, और ये प्रॉपर्टी अभी तक ना जितने भी लोग हैं, मान लो 4 या 5 भाई हैं, उन चारों पांचों के बीच में ये इसका पार्टीशन नहीं हुआ है। तो जब तक पार्टीशन नहीं होता, ठीक है, जब तक पार्टीशन नहीं होता, कोई एक तो उसका क्या होगा, लीगल होल्डर होगा ना उस प्रॉपर्टी का, तो उसी को उसका क्या मान लेंगे, उसका मालिक मान लिया जाएगा। इवन दो प्रॉपर्टी के नाम अभी भी उसके नाम पे नहीं हुए, मान लो ये पांचों में से जो सबसे बड़ा भाई है मिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए बड़ा भाई है, तो मिस्टर ए के पास सारा कागज मतलब सारा देख रेख वही कर रहा है, वही उस प्रॉपर्टी का होल्डर है। समझ में आ गया? तो अगर वो उस प्रॉपर्टी का होल्डर है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कि पार्टीशन नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? देन उसके बाद लिखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा एक क्वेश्चन, हमारी क्लास की स्पीड आपको कैसे लग रही है? स्लो लग रही है, ठीक लग रही है, कि बहुत स्पीड लग रही है? ठीक लग रहा है। ठीक है, हम इसी पेस में आगे चलें। थोड़ा मैं सबसे रेस्पॉन्स चाहूंगा, सबसे रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं, क्योंकि देखो अगर मैं इससे ज्यादा और स्लो करूंगा तो भैया ये इस साल तो कोर्स खत्म होने से रहा, और इससे थोड़ा अगर ज्यादा सर थोड़ा ज्यादा स्पीड स्पीड, बढ़ा सकते हैं सर। हाँ थोड़ा स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। ओके ठीक है, अब देखिए नंबर डी लिखिए, होल्डर ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी, होल्डर ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी। पता है ये बहुत सारा मूवी वगैरह में आप ये वर्ड सुने होंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम है, या कहीं पर नॉर्मल न्यूज में सुने होंगे कि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर कर दी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड? Yes, है sir. ना? तो मान लो जी कि सर। क्या है, एक एक्चुअल में ओनर है, और उस ओनर ने क्या किया, उस घर का सारा बागडोर किसी और को थमा दिया कि भैया अब इसको तू जान, तेरे को जो करना है कर। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं कि एक शुगर मिल है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो शुगर मिल उड़ीसा के कटक के पास करीबन 100 एकड़ जमीन में, वो पेपर मिल, सॉरी सॉरी सॉरी, वो पेपर मिल था। एक पेपर मिल उड़ीसा के कटक के पास वाले एरिया में 100 एकड़ जमीन में वो आया, अपना काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो वहां पर उसका काम नहीं चल पाया और वो वहां पर फेल हो गया, समझ लो किसी कारण से उसको बंद करना पड़ा। तो उसने क्या किया, अब ये पेपर मिल तो उड़ीसा में पहली पहली बार आया था, इसका तो नॉर्मल आउटसाइड उड़ीसा पूरा काम काज चल रहा था। तो उसने फिर क्या किया, उसने यहाँ लोकल फॉर एग्जाम्पल उसने मिस्टर सुमित को बुलाया और बोला मिस्टर सुमित, मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको इस 100 एकड़ का पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं। मतलब क्या, अब आपके पास पावर आ गया है इस जमीन का, अब आप इसको जैसे चाहो वैसे बेच सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होगा आपका पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इवन दो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक कौन है, ये पेपर मिल, ये कंपनी, बट यहां पर मिस्टर सुमित कौन हो गए, डीम्ड ओनर। समझ में आ गया पावर ऑफ अटॉर्नी? अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, ई नंबर पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लीज होल्ड लैंड, प्रॉपर्टी constructed on a leasehold land. Best example, flats. ठीक है, यहां पर क्या होता है कि किसी एक मालिक से हमने क्या किया, जमीन लीज पे ले ली, और लीज पे ले लिया मान लो 50 साल या मैक्सिमम 99 ईयर्स तक हमने उसको लीज पे ले लिया, और उस लैंड पे, दिस इज द लैंड, इस लैंड पे हमने बिल्डिंग बनाया और इसमें बहुत सारे हमने फ्लैट बनाए।
ठीक है ना। तो यहां पर अब आप बोलोगे सर ये लैंड तो किसी और का है, इसका तो कोई दूसरा ही ओनर है, और अगर हम ऐसे लैंड पे अगर घर बना रहे हैं तो भी हमारा नहीं होगा। तो भैया ऐसा नहीं है, ये क्या किया गया, रियलिटी को चेक किया गया, क्या रियल में ऐसे होता है, लोग अपना जमीन लीज पे देते हैं, तो पता चला हाँ ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। लोग जिसके पास अनाप शनाप सरप्लस जमीन पड़ी हुई है तो वो लोग उसको बेचना नहीं चाहते पूरी तरीके से, वो लोग उसको भाड़े में दे देते हैं, और भाड़ा भी लंबे समय का भाड़ा। ठीक है, मतलब बेच रहे लेकिन फिर भी नहीं बेच रहे, इस टाइप का सीन, तो उसे कहते हैं लीज। तो वो क्या कर दी, लीज पे दे दी। एग्रीमेंट होता है क्या? एग्रीमेंट होगा ना, लीज एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या गया, फॉर एग्जांपल मान लो कि मानस के पास गौशाला में 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, अब ये जमीन किसकी है, ये जमीन मानस के बाप दादा लोग की है, उसको हेरिटेज में मिली, विरासत में मिली है, तो ये इसको बेचना नहीं चाहता। एक होता है ना, हम इंडियंस में एक इमोशंस होती है कि नहीं ये हमारे अपने बाप दादा के संपत्ति, इसको बेचेंगे नहीं। लेकिन अब मानस के पास कुछ काम भी नहीं है, वो बोले भाई क्या करूं, तो उसने क्या किया, इस एकड़ इस जमीन को उसने क्या कर दिया, उसने लीज पे दे दिया। किसको दे दिया, लीज पे दे दिया, मान लो ट्रू एंड फेयर को दे दिया। लीज एक प्रकार का भाड़ा है, और ये भी फिर लंबे समय का, मतलब 20 साल 50 साल 100 साल ऐसे दे दिया। इसने दे दिया कि चलो मैं इसको 50 साल के लिए लीज पे दे देता हूं। तो अब ट्रू एंड फेयर के पास क्या आ गया, एक वैकेंट लैंड आ गया जिसके ऊपर कुछ नहीं, खाली घास पुआल वो सब है। अब इससे क्या हो गया, ट्रू एंड फेयर ने बदले में मानस को क्या दे दिया, पे कर दिया, क्या लीज रेंटल पे कर दिया। तो मानस खुश, उसको पैसा आना शुरू हो गया। प्लस मानस इसलिए भी खुश है क्योंकि मानस आज भी उसका लीगल मालिक है उस जमीन का, उसने बेचा नहीं है, उसने भाड़े में दे दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाड़ा बहुत लंबे समय का है। ठीक है, अब ट्रू एंड फेयर क्या करता है, इस वैकेंट लैंड के ऊपर पूरे 5 एकड़ में अपना ऑफिस का पूरा एक सोसाइटी बना लेता है उस पूरे 5 एकड़ जमीन में। ठीक है, जिसमें एक बिल्डिंग में सिर्फ अकाउंटिंग का काम होता है, एक बिल्डिंग में जीएसटी का काम होता है, एक बिल्डिंग में इनकम टैक्स का काम होता है, एक बिल्डिंग में कंपनी का काम होता है। इस तरीके से अलग अलग एक बिल्डिंग उसने बना लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू एंड फेयर ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी किस जगह पे, ऐसी जगह पे जो उसने लीज पे लिया था। तो भैया इस केस में ये प्रॉपर्टी, ये जो बिल्डिंग बनी है, उसका मालिक मानस होगा कि ट्रू एंड फेयर होगा, बताइए बताइए। उस केस में मालिक होगा लैंड का तो ओनर लैंड का ओनर नहीं, हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी आप का ओनर होगा सर आपको स्टूडेंट पे। है ना। तो उसका, अब कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हवा में तो बनती नहीं है, उसको तो जमीन चाहिए चाहिए। तो इस वाले केस में ये एक स्पेशल केस हो गया जहां पर ये बोला गया कि इवन तो अगर आप लीज लैंड पे बना रहे हो तब भी ये लैंड का ओनर अगर कोई और भी होगा तब भी हम क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर को ओनर मानेंगे, और आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम टैक्स प्रोविजंस है वो आपके ऊपर हम लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एफ नंबर पॉइंट देखिए, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट। ठीक है, ये हमारा पुरखों का घर। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को लेकर क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो डिस्प्यूट हो गया, मान लो दो भाई में, भाई ए और भाई बी, ये दोनों इस बिल्डिंग में रहते थे और इस बिल्डिंग को लेकर इनका डिस्प्यूट हो गया। अभी तक फाइनल नहीं हुआ बिल्डिंग किसको जाएगी, ए को जाएगी या बी को जाएगी। तो भैया जब तक ये फाइनल नहीं हो जाए कि ये एक्चुअल में किसकी होगी, तब तक कोई एक तो होगा जो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा होगा, है ना। तो जो एक उसको यूज कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उसका डीम्ड ओनर। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए क्या करता था, मिस्टर ए पिछले 20 साल से यहाँ पर रह रहा है,
ठीक है, और बी का कोई दूसरा करता, लेकिन बाद में बी क्या हो गया, बी का दिमाग सनक गया, बोलता कि नहीं भैया ये घर तो मेरा भी है, मेरे को भी ये घर मेरा है। तो ऐसे क्या हो गया, ए और बी में झगड़ा हो गया, कोर्ट में चले गया, बात डिस्प्यूट में चल रही है। तो जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता तब तक का जो ओनर था उसी को क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर, क्योंकि एक्चुअल ओनर कब होगा, जब वो केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट अभी तक तो केस हमारा सॉर्ट आउट होगा नहीं। अब ये इसलिए बुलाया गया, इस पॉइंट को समझिए, ये क्यों लाया गया, कि सरकार को भी पता था कि भाई हमारा इंडिया का जो लॉ का जो सब सिस्टम है उसमें अगर किसी को अगर इंसाफ मिले तो भैया 5 साल का ठिकाना नहीं कि 50 साल का ठिकाना नहीं। इवन आज भी ऐसे केसेस होते हैं, हम 2020 साल में आ चुके हैं, बट स्टिल आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने मिलते हैं जहां पर किसी एक एक आदमी को 25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद उसको जस्टिस मिला हो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये प्रॉपर्टी हम डिस्प्यूट में रख दें और किसका ओनर डिसाइड ना करे, तो जो कोई एक इंसान उस घर को यूज कर रहा होगा ना, वो उसको पैसे कमा रहा होगा और पैसे कमा के इनकम टैक्स भी नहीं दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स मांगने गए उसके पास तो वो इंसान क्या बोला, अरे भाइयों आपका इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन नंबर 1 कि द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और भैया ये तो डिस्प्यूट वाला प्रॉपर्टी है, ओनर कौन डिसाइड नहीं हुआ, तो चलो भैया जिस दिन डिसाइड होगा 20 साल 50 साल 100 साल बाद तब आ जाना, तब आपको आपका इनकम टैक्स दे देंगे। सरकार टेंशन में आ गई, सरकार बोली है तो यार हमारा एक्ट हमारे ऊपर भारे पड़ गया। तो उसने फिर क्या किया, नेक्स्ट एक्ट में ये चेंजेस ला दिया और ये बोल दिया कि भी अगर ऐसा डिस्प्यूट में है तो जो एक उसको बेनिफिट उसका ले रहा है हम उसी को क्या मानेंगे, उसका ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर, और उससे उसका इनकम टैक्स हम लेंगे। समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? सर अगर दोनों यूज करते हो तो? दोनों अगर यूज कर रहे हैं, देखो मान लो कि ए और बी दोनों यूज कर रहे थे इस घर को 20 साल, जस्ट से भी इसको ये हटा दो, ए और बी दोनों यूज कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, झगड़ा कर लिया। ठीक है, अब इसके पहले क्या होता था, इस घर से जो कुछ इनकम आ रही थी क्या, अगर ये घर रेसिडेंशियल है, आगे हम पढ़ेंगे, अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए खुद का घर यूज करते हो तो उस केस को हम आपका हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम आपका बात कर रहे हैं आपकी इनकम होनी चाहिए तभी आपसे टैक्स लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर मेरा घर है तो क्या मैं अपने आप को खुद से भाड़ा दूंगा, क्या मैं रेंट पे करूंगा खुद को ही, कभी नहीं। तो अगर आप ये इनकम टैक्स से छूट दे दी है कि अगर आप कोई भी घर में अगर खुद रहते हो तो उस घर को हम मान लेंगे कि इनकम टैक्स की नजरों में वो घर है ही नहीं और उसका कोई भी इनकम टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। सीन 2, हमारा एक घर था, ठीक है, मेरा और मेरे भैया का। अब हम लोग क्या चले गए, हम लोग चले गए यूएस चले गए, ठीक है, और यहाँ के घर को हमने फिर क्या कर दिया, भाड़े पे लगा दिया, और उस घर का भाड़ा आता था और हम दोनों उसके ओनर थे। और जब भाड़ा आता था, मान लो 20,000 रुपया पर मंथ हमने भाड़े में लगा दिया और हम दोनों भाई चले गए यूएस। अब भैया को 10,000 रुपया ट्रांसफर होता है और मुझे 10,000 रुपया ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं। अब कल अगर मान लो हम दोनों भाई में कुछ झगड़ा हो गया और हम दोनों उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ मरे कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स बोलेगा कि ठीक है जब तक ये डिस्प्यूट में है तब तक हम ये देख रहे हैं कि भैया इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट किसको मिल रहा है। और वहां पर देखा गया कि भी अगर दोनों भाई के अकाउंट में अगर पैसे जा रहे हैं तो दोनों को ओनर माना जाएगा और दोनों का ही इनकम टैक्स प्रोविजन लगाया जाएगा और जो हाउस से पैसा आ रहा है वो दोनों का इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। सीन 2, मान लो सिर्फ बड़े भैया के अकाउंट में पैसे आते थे और बाद में भैया मेरे को ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखा गया कि जब डिस्प्यूट हो गया तो भैया ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए और जो वहां पर घर में भाड़ा रहता था इंडिया में वो तो भैया के अकाउंट में पैसे दे रहा है। तो सरकार की नजरों में हु इज द बेनिफिशियल, कौन है बेनिफिशियरी, मेरे बड़े भैया। तो बड़े भैया को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर, और जो 20-20 हजार रुपए इनकम आ रहा है वो उनकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा एंड टैक्स लगा दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप लोग तो यूएस चले गए, फॉरेन में चले गए, फिर किस बात का टैक्स। याद कीजिए स्कोप ऑफ इनकम हमने पढ़ा था, इफ क्या, इनकम जनरेट फ्रॉम द एसेट इन इंडिया, तो इंडिया का है तो भैया टैक्स तो देना पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी जाओ आपको छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया आपको? ये हमारा कितना पॉइंट एफ। नाउ जी, प्रणति डाउट क्लियर हुआ? यस सर। देन उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डीम्ड ओनर के केस में हो गया, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ वन, अच्छा हाँ, ये लिखिए, इसको लिखिए, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
part performance of contract under section 53A, under section 53A of the Transfer Property Act of Transfer Property Act 1882। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया लेट सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, ऐसा बात हो गया, लेकिन ट्रांसफर करने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया अभी हमारा संबलपुर में जो हमारे एडवोकेट लोग हैं वो भाई लोग स्ट्राइक कर रखे हैं। आपको पता होगा काफी लंबे समय से स्ट्राइक चल रहा है हाई कोर्ट के लिए। तो जस्ट बिकॉज ये स्ट्राइक चल रही है, जो एक्चुअल ट्रांसफर का जो कार्यवाही है, जो लीगल सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है, वो रुक गया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया मुझे तो बिल्डिंग यूज करनी है क्योंकि मेरे पास और कोई घर नहीं है, आप मुझे घर दे दो रहने के लिए। तो भैया अब जब तक ट्रांसफर नहीं होगा हम कैसे देते आपको? तो मैंने कहा चलो भैया आपकी पूरी प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, कम से कम मेरे को एक फ्लोर तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो मेरे को कम से कम दे दो भैया, ताकि मैं अपनी फैमिली को लाके रह सकूं। जिस दिन कोर्ट खुलेगा तब बाकी डॉक्यूमेंट का कार्यवाही सब कर लेंगे और आपको बाकी पेमेंट में दे दूंगा भैया। अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका था ए और बी के बीच में वो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने उसको जो थोड़ा सा यूज करने के लिए दे दिया ना, तो थोड़े से के लिए ही इसको क्या मान लिया जाएगा, ओनर मान लिया जाएगा। इवन दो 100% डॉक्यूमेंट उसके नाम पे हुआ नहीं है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है, बट स्टिल आपको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। समझ में आया आपको? यहां तक कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। समझ में आ गया? नो सर। मानस कुछ बोल रहे हो तुम? सर ऐप पॉइंट पे आप और आपके भैया अगर जानबूझ के डिस्प्यूट कर दिए और आप बोले कि हम लोग रेंट नहीं ले रहे हैं और रेंट एक्चुअल में ले रहे होंगे तो कैसे होगा? रेंट कैसे ले रहे होगे तुम लोग? हम लोग यूएस में बैठे ना, अब यूएस में तो कोई मेरे को इंडिया का नहीं। रुपीस कैश ला हाँ के देगा नहीं। मेरी बात को समझो। नहीं सर, आपको आप लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए सर आप दोनों जानबूझ के डिस्प्यूट कर रहे हो पब्लिक को, इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाने के लिए, और बोल रहे अच्छा, हो कि हम लोग जो रेंट नहीं ले रहे हैं डिस्प्यूट की वजह से, आप लेकिन बोल जब एक्चुअल आप में ले बोलोगे, रहे हो तो कैसे सुनो होगा? मेरा बात सुनो, जब आप बोलोगे कि भैया हम रेंट नहीं ले रहे हैं, तो आप जब कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोलेगा सबसे पहले आप दोनों अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, एंड द मोमेंट बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगा भैया हर महीना 10-10 हजार रुपए आ रहा है, इमीडिएटली कोर्ट क्या करेगा, हम दोनों भाई के ऊपर उल्टा और पेनल्टी लगाएगा कि भैया आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो, पेनल्टी दो और चलते बनो। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज कि जब कैश मैं में अपने, ले रहे हो तो वही बता रहा हूँ ना, कैश में कैसे लूंगा मैं, मेरा भाई तो यूएस में बैठे है। अब कोई इंडिया का आदमी हाँ इंडिया का ठीक रुपीज है। लेके यूएस तो जाएगा नहीं ना, हर महीना 60 हजार का फ्लाइट खर्चा करेगा, सर आपका 20 हजार यस का सर। भाड़ा। इज इट नॉट प्रैक्टिकल ना? तो आपको वो सब नहीं देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, यस हम्म सर। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है ना कि जब कोई भी आप कोर्ट में जब केस करने जाते हो ना, तो वहां पर पहले पहले इंस्टेंस में जिस दिन पहली सुनवाई होती है ना, उस दिन देखते हैं कि भैया कौन कौन पार्टी है, कौन केस करने वाला है, कौन सुनवाई उसका रेस्पॉन्ड करने वाला है और किस बेस पे है। फर्स्ट दिन भी कितने सारे केस कैंसिल हो जाते हैं। जैसे आपको अगर याद होगा कि अभी रिसेंटली जब राम मंदिर का जब पूजा का कार्यक्रम होने वाला था, तो कोई एक भीमसेना का कोई एक आदमी जो कांग्रेस का काफी क्लोज है, वो जाके कोर्ट में केस करता है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालता है कि भैया भूमि पूजन रुकवा दो, मंदिर नहीं बनना चाहिए, अगर मंदिर बन जाएगा तो कि भावना को ठेस पहुंचेगी। इस काइंड ऑफ उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी का मतलब अप्लाई किया। द मोमेंट फर्स्ट डे जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़ा और बोला कि यार इसके ऊपर जब डिसाइड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये मंदिर बनेगा बोल के, फिर आप इसके खिलाफ हमारा टाइम बर्बाद करने के आए हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फर्स्ट डे ही उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि चल भाग यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी आप कुछ कोर्ट में केस करते हो ना, आपका फैक्ट देखा जाता है। अगर लग रहा है कि भाई जो सब कुछ डिसाइडेड है, फिर भी आप उसको भी डिस्प्यूट कर रहे हो, फालतू फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो भैया हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आपको? तो आज के लिए इतना ही।
कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।